हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड, जिसमें कि हमने वेक्टर फॉर्म को भी यूज़ किया है। मतलब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल जिसमें वेक्टर फॉर्म को यूज़ किया गया है, इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम are placed along x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 2 meter, x is equal to 4 meter, x is equal to 8 meter, and so on. Find the total force on a charge of 1 coulomb placed at the origin. मतलब x एक्सिस पर कुछ फोर्सेस रखे गए हैं, उन सभी की वैल्यू सेम है। मतलब सभी चार्जेज 4 माइक्रोकूलम के हैं और उनको ओरिजिन से 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर और इस तरीके से डॉट 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 डिस्टेंस पे रखा गया है। तो हमें जो 1 कूलम का चार्ज ओरिजिन पे रखा है उस पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से आएगा। सपोज दैट ओवरव्यू पहले समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस का ओरिजिन है। दिस इज़ द ओरिजिन। और इस ओरिजिन से एक्स इक्वल टू 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल Q1 रखा है और 2 मीटर की डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल Q2 रखा है। 3 मीटर की डिस्टेंस मतलब 4 मीटर की डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल Q3 रखा है और 8 मीटर की डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल Q4 रखा है। ठीक है। Q1 की डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर है, ये Q2 की डिस्टेंस 2 मीटर है, Q3 की डिस्टेंस 4 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है जिसको हमने यहाँ से एक फिगर से एक्सप्लेन किया है। सपोज दैट ये आपका ओरिजिन पर 1 कूलम का चार्ज रखा है और इस ओरिजिन से 1 मीटर की डिस्टेंस पर Q1 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम रखा है और इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम रखा है और इससे 4 मीटर की डिस्टेंस पर Q3 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम रखा है और यहाँ से 8 मीटर की डिस्टेंस पर Q4 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। मतलब Q1, Q2, Q3 और Q4 की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनकी डिस्टेंसेस फिगर के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। अब हम देखते हैं जो Q1 है आपका, जो कि ओरिजिन पर रखा है, इस पर अप्लाई होने वाला हमें नेट फोर्स फाइंड करना है और इस पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको Q1, Q2, Q3 और Q4 अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि Q1 चार्ज पार्टिकल इस पर F1 फोर्स अप्लाई करता है, ये F1 फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, जिसको हमने एक बड़े वेक्टर से शो किया गया है। उसके बाद जो Q2 चार्ज है वो इस पर F2 फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, इसको हमने उससे छोटे वेक्टर से शो किया है। Q3 जो है वो आपका F3 फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हमने और उससे छोटे वेक्टर से अप्लाई किया है। इसी तरीके से Q4 F4 फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, उसको हमने और छोटे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी डिस्टेंस बड़ी होगी उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी Q1 चार्ज पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है वो आपकी 1 मीटर है, मतलब छोटी डिस्टेंस है, इसलिए इससे जो अप्लाई होने वाला रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, Q2 में डिस्टेंस बढ़ गई है, मतलब फोर्स और छोटा हो जाएगा। Q3 में डिस्टेंस 4 हो गई है, फोर्स और छोटा हो जाएगा। Q4 में डिस्टेंस 8 हो गई है, तो फोर्स मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, ये फिगर है। लेट
Q1 Q2 Q3 एंड Q4 इसकी वैल्यू सेम दी हुई है 4 माइक्रो कूलाम। हमने माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट किया क्योंकि सभी यूनिट हम जो भी यूनिट दी होती हैं उन सारी यूनिट्स को जितनी भी यूनिट्स दी होती हैं उन सभी यूनिट को हम SI सिस्टम में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी यूनिट दी होती हैं उनको हम SI सिस्टम में यूज़ करते हैं और चार्ज पार्टिकल की SI सिस्टम में यूनिट कूलाम होती है। बट हमें माइक्रो कूलाम दिया है तो पहले हम माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम होता है। ठीक है, तो जो हमें 4 माइक्रो कूलाम की वैल्यू दी है 4 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट चार्ज पार्टिकल Q1 की वजह से Q नॉट पर अप्लाई होने वाला फोर्स हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 आपका ये है और Q नॉट आपका ये है। ठीक है, इन दोनों के मिडिल में डिस्टेंस को हमने R1 कंसिडर किया, इसलिए 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल Q2 और Q यहाँ से आपका Q2 एंड Q नॉट इन दोनों के मिडिल अप्लाई होने वाला फोर्स उसको हम F2 इक्वल टू K टाइम्स या 1/4πε0 टाइम्स Q नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर से फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसको हमने यहाँ से शो किया है Q2 Q नॉट R2 स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड फोर्स F3 हम फाइंड करेंगे, वो आपका हो जाएगा Q नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यहाँ से शो किया है। ठीक है, सेम यहाँ से हम फाइंड करेंगे Q4 की वैल्यू, तो Q4 इक्वल टू आपका F4 इक्वल टू आ जाएगा 1 या K टाइम्स Q4 Q नॉट अपॉन R4 का स्क्वायर, जिसको हमने इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। बट हम यहाँ से टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो जो टोटल फोर्स आएगा इस पर Q नॉट पर अप्लाई होने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो F1 F2 F3 और F4 इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, वेक्टर सम का मतलब जो नेट फोर्स F आएगा वो आपका F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस F4 आएगा। ठीक है, तो हम इन सब का वेक्टर सम कर देते हैं। तो जब हम वेक्टर सम करेंगे तो उसको हमने यहाँ किया है F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अब हम F1 F2 F3 और F4 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी है। तो जब हमने वैल्यू पुट किया तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ऐसे, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से हमें गिवन है कि Q1 Q2 Q3 और Q4 इन सभी की वैल्यू सेम दी है 4 माइक्रो कूलाम, तो हम इन सब Q मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ Q1 को Q2 को और Q3 को Q मान के कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन आ गया, तो अंदर बचा है 1/R1 स्क्वायर प्लस 1/R2 स्क्वायर प्लस 1/R3 स्क्वायर, यहाँ से कॉमन किया है 1/R4 स्क्वायर। हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, R2 की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, R3 की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और R4 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है। ये सभी वैल्यूज़ हम R1 R2 R3 पर पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे R1 की वैल्यू इसमें, R2 की यहाँ, R3 की
R4 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर। और इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए जो फाइनल आपका इक्वेशन बनेगा वो आपका, ये तो कॉमन कर लिया हमने यहाँ पर, ये बचेगा 1/1 स्क्वायर 1, यहाँ से 1/2 स्क्वायर 4, 1/4 स्क्वायर 16, 1/8 स्क्वायर 64 और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम से। ठीक है, तो अब ये जो पूरा है ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब जीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन आता है, सपोज दैट वो जो इक्वेशन आता है उसमें एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/1 माइनस आर, जहाँ पर आर आपका कॉमन रेशियो होता है, ए आपका फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। और कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिजिट में इस डिजिट का डिवाइड कर देंगे, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4/1। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 1, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, और यहाँ से हम इस पूरे इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से A/1 माइनस आर, जो कि जीपी बन रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे और आर की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इस तरीके से रिलेशन बनेगा। यहाँ से ए की वैल्यू 1 पुट कर दिए, आर की वैल्यू 1/4 पुट कर दिए। ठीक है, और ये Q1 Q2, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है, तो हमने वैल्यू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पुट कर दी है। उसके बाद Q की वैल्यू 4 माइक्रोकूलम दिया था, तो हमने यहाँ पर 4 कूलम पुट कर दिया है। और Q0 की वैल्यू 1 दिया था, वो 1 हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया है तो सॉल्व करने के बाद तो फाइनल आंसर यहाँ से देखो 4 का एलसीएम लेंगे, वो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ 4 मान 1 बचेगा, ये आपका 4/3 बचेगा, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि कंसीडर 3 चार्जेस। हमारे पास 3 चार्जेस हैं। फर्स्ट है Q1, सेकेंड Q2। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 and third Q3. Each are equal और सभी चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आपके इक्वल हैं और ये किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं। टू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1, जो ट्रायंगल दिया है उसकी साइड 1 दी हुई है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q विद द सेम साइन प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये है कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 1 दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड 1 है, और यहाँ पर इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ये, ठीक है, इनको वर्टिसेस बोलते हैं। यहाँ पर 3 चार्ज रखे हुए हैं, फर्स्ट Q1, सेकेंड Q2 एंड थर्ड Q3, और तीनों की वैल्यू सेम है, मतलब Q1 = Q2 = Q3, तीनों सेम है। ठीक है, और इसके सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं? सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए इसके वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, सामने वाले को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और एक वर्टेक्स आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये तीनों जिस पॉइंट पे कट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसी सेंट्रॉइड पर एक चार्ज पार्टिकल Q रखा है। ठीक है, तो इस Q पर अप्लाई होने वाला हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस फोर्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये हमने फिगर ड्रॉ किया।
सपोज दैट ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों ही साइड 1 मीटर की हैं और ये आपका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड अभी हमने बताया किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो अभी जो आपका सेंट्रल फोर्स है वो क्यू कूलाम का है, मतलब जो सेंटर पे यहाँ फोर्स रखा है वो आपका चार्ज रखा हुआ वो क्यू कूलाम का है। और जो वर्टेक्स हैं उन पर जो चार्जेस हैं वो Q1, Q2 एंड Q3 हैं और सारे चार्जेस सेम नेचर के हैं, इसलिए सभी एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट Q1 जो सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है उस पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स किधर अप्लाई करेगा, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग। एक्चुअली होता क्या है, मान लो Q1 आपका यहाँ रखा है और Q आपका यहाँ रखा है, दोनों को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो ये इस पर नीचे की साइड रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो चार्ज पार्टिकल Q1 है वो इस सेंटर पर रखे चार्ज पार्टिकल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और जो Q2 है ये इसी पर सेम इसी डायरेक्शन में यहाँ पर F2 फोर्स अप्लाई करेगा। और जो Q3 है वो सेंटर पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल पर आउटवर्ड डायरेक्शन में F3 रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से Q1 इधर आपका F1 रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं जिसको कि हमने फिगर में शो किया गया है। आपका ये F1, सेकेंड फोर्स F2, थर्ड फोर्स F3, ठीक है। अब हमने मान लिया कि इसके वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस R है, ठीक है। तो ये तीनों ही डिस्टेंसेस सेम होंगी क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस बराबर होती है, इक्वल होती है। तो ये डिस्टेंस भी R हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी R हो जाएगी। तो इस तरीके से Q1 और Q के मिडिल में अप्लाई होने वाला फोर्स F1, ठीक है, उसको हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। नाउ F1 इज इक्वल टू, यहाँ से F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। Q1 कहाँ से आया, Q1 आपका ये चार्ज है और Q यहाँ रखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं Q दिस चार्ज है, ठीक है। इन दोनों के मिडिल की डिस्टेंस कितनी है, ये R मीटर की डिस्टेंस ये वाली, ठीक है। तो हमने वही 1/4πε0 Q1 Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि Q1 Q2 और Q ये सभी इक्वल हैं, हमने यहाँ पहले से ही मान रखा था कि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है एंड Q3 भी Q है, तीनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से Q1 को Q लिख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे F2 की वैल्यू और F3 की वैल्यू। F2 की वैल्यू भी Q2 Q अपॉन R स्क्वायर, तो Q की वैल्यू सेम है, ये सेम इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली F3 की वैल्यू देखेंगे वो भी आपका सेम इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो तीनों की वैल्यू सेम होने की वजह से इसलिए हम F1 F2 F3 तीनों को F कंसीडर कर सकते हैं, तीनों को F कंसीडर कर लिया। अब हमें फाइंड करना है नेट फोर्स। देखो नेट फोर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहाँ पर इसको हम इधर ड्रॉ करें, सपोज दैट ये चीज़ यहाँ ड्रॉ करें। F1 आपका डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा है, F2 इस साइड अप्लाई हो रहा है और F3 इधर अप्लाई हो रहा है। सपोज दैट ये F1 है और ये आपका F3 है और ये F2 है, ठीक है। तो अभी ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल यहाँ 60 डिग्री का होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं सेम होते हैं। तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। तो आपका ये एंगल आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पैरेललोग्राम रूल अप्लाई करेंगे। एक वेक्टर इधर से ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर इधर से ड्रॉ करेंगे, ये जहाँ कट करेगा वहाँ इस पर हम ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल रूल इसमें जो फॉर्मूला आता था वो आपका F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 प्लस F2 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ से दोबारा से करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ये रूल होता है। ठीक है, यही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे इन दोनों के मिडिल का F3 और F4 के मिडिल का ये वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये F डैश फाइंड करने के लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 एंगल कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि F1 F2 F3 सभी की वैल्यू सेम है तो F1 को F से रिप्लेस कर दो, F2 को F से रिप्लेस कर दो, इधर भी रिप्लेस कर दो, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर -1/2 पुट करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा F स्क्वायर कैंसिल, तो F डैश इज इक्वल टू बचा F। ठीक है, तो F डैश इज इक्वल टू F का मतलब है कि आपका यहाँ पर ये जो बन रहा है इसमें F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और F डैश आपका ऊपर आ रहा है, और हमें पता है कि F डैश की वैल्यू Fi है और F1 भी F है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन दोनों कैसी है, अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके सेंटर पर अप्लाई होने वाला जो नेट फोर्स है वो आपका 0 होगा, मतलब वहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हमने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्कशन किया था कि अगर दो लाइक चार्ज हैं, मतलब एक दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब है कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई क्यों होता है, क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न है कि अगर कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो वो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है, मतलब इस तरीके से एक एनर्जी इमिट करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी इमिट करता है, और इस एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से इमेजिनरी लाइंस का यूज़ करते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक का पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड जाती हैं इसलिए ये एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, सिमिलरली सपोज दैट कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ये एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस फील्ड से बाहर हमने एक पॉइंट ए माना है। ठीक है, और इस ए पर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा। ठीक है, तो अभी ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ना ही रिपल्सिव, अगर दोनों का नेचर, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होता है, यहाँ पर सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये भी टेस्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज अभी सोर्स चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर है। ठीक है, और जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे, जैसे ही हम क्यू नॉट को
यहाँ पर इसके अंदर रखेंगे तो ये सोर्स चार्ज इस पर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, क्यों अप्लाई करेगा? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर? तो ये फोर्स जो आपका सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स कब अप्लाई कर रहा है? जब वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड अराउंड एनी सोर्स चार्ज। सपोज दैट दिस इज सोर्स चार्ज Q। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड अराउंड एनी सोर्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड अराउंड एनी सोर्स चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। मतलब किसी सोर्स चार्ज के अराउंड का ऐसा फील्ड जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है और उसकी स्ट्रेंथ को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे समझेंगे? सपोज दैट मान लो हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज Q रखा है और ये सोर्स चार्ज Q अपने अराउंड इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 पुट किया है। ठीक है, ये सोर्स चार्ज आपका Q है, सोर्स चार्ज कैपिटल Q, टेस्ट चार्ज स्मॉल q। तो सोर्स चार्ज क्या करेगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज दैट ये फोर्स आपका F न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो F न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था और जो टेस्ट चार्ज Q0 था, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका सोर्स चार्ज था, ये स्मॉल Q0 टेस्ट चार्ज था, इस पर F फोर्स अप्लाई हो रहा था। तो हमने क्या किया था? F में Q0 का डिवाइड कर दिया, उससे जो भी आंसर आ रहा है वो आप उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, या न्यूटन कूलाम इनवर्स। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस एज E इज इक्वल टू F अपॉन Q0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन और कूलाम हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो सिंपल डायमेंशनल फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T-2 और जो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपका 80, यहाँ से 80। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mL/T-3A-1। ठीक है, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, mL/T-3A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन सिंपल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक फार्मूला और यूज़ करते हैं, ये यहाँ से E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F अपॉन Q0। ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है एक बार हम देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है ये Q और इससे कुछ डिस्टेंस पर रखा है टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, तो हमें पता है कि सोर्स चार्ज क्या करता है, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सिमिलरली टेस्ट चार्ज भी अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक
ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर सोर्स चार्ज को, जो कि हमने Q लिया हुआ है, पर टेस्ट चार्ज को हम साइज में बड़ा ले लें, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को हमेशा बहुत छोटा लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और सोर्स चार्ज भी अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को यहाँ पर ओवरलैप करके न्यूट्रलाइज करेंगी, और न्यूट्रलाइज करेंगी तो इस एरिया में हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर और सही और एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ किया, E = लिमिट Q टेंडिंग टू ज़ीरो। Q टेंडिंग टू ज़ीरो का मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत स्मॉल है, और उससे डेवलप होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ना के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा E = लिमिट F/Q0, ठीक है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी।